नमस्कार मित्रों, जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी 68th बीपीएससी प्रीलिम्स जो मेरे पास सेट ए है, सीरीज ए है, उसका अ, जो पीवाईक्यू का जो हम आरएनडी कर रहे हैं, पोस्टमार्टम एक प्रकार से कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेके 50 तक जो है पिछले वीडियो में कर लिया था, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के, इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए 51 से लेकर के 100 तक करेंगे। 3 भागों में इसको बांट कर देखते हैं, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आंसर टिक करना। हम लोग का मकसद है कि क्या इसके विकल्प से आंसर जो बनने की संभावना है, इन चीज़ों को करना, मतलब कितना अधिक से अधिक मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं, इन चीज़ों पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की है। तो महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत से, इसके बारे में हम लोग तो आंसर एक ही बार में जान जाएंगे कि हॉल्ट मैकेंजी इसका आंसर है, लेकिन इससे संबंधित और कुछ जानकारी हम लोग को ले लेना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं इन डेप्थ में, तो एक इस भारत के नक्शे के माध्यम से समझते हैं कि कहाँ क्या प्रक्रिया था। इसके तहत ये हम लोग जान पाएंगे कि इसका क्या एरिया वाइज रहा है। अब देखिए, हम लोग इसको 3 भागों में बांट देते हैं, इस भारत को, प्यारा भारत को, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग में। ठीक है, ये भाग जो आपका हो जाता है, ये अस्थाई का हो जाता है, अस्थाई बंदोबस्त का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, महाल, जो हम लोग अभी देखना चाह रहे हैं, महलवारी व्यवस्था हो गया। अब इस भाग को हम लोग देखते हैं, रैयत हो गया। क्या हो गया? रैयत हो गया। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ कुछ और जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। जहां तक की बात महलबारी का है, तो महलबारी में कुल मिलाकर के पूरे जमीन का 30% लैंड कवर करता है। रैयत बाड़ी का जो है, कुल मिलाकर के 51%, सबसे अधिक जमीन यही कवर करता है। और अस्थाई बंदोबस्त में अपने जमीन का जो है कुल कितना करता है, 19% करता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ और जानकारी जो पीवाईक्यू में भी प्रायः पूछा जाता है, इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। अब महलबारी के बारे में तो हम लोग देख लिए कि हॉल्ट मैकेंजी है। इससे संबंधित और एक जानकारी मैं दे दूं आपको। यदि मान लिया जाए, इस सी ऑप्शन में है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स के जगह पर यदि इस लॉर्ड के जगह पे यदि फ्रांसिस हेस्टिंग्स रहता, तो ये दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता, डी हो जाता। तो मैं आप लोग के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया कि यदि लॉर्ड के जगह फ्रांसिस हेस्टिंग्स रहता, इसका आंसर डी हो जाता, क्योंकि दोनों का संबंध महलबारी बंदोबस्त है। अब हम आते हैं रैयतबाड़ी पे। तो रैयतबाड़ी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि रैयतबाड़ी में क्या है, कि इसका जो है, कौन किया था रैयतबाड़ी का, इसका है रीड प्लस मुनरो। ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, मुनरो। ठीक है, अब हम लोग अस्थाई बंदोबस्त तो जानते ही हैं, ये कर्नवालिस के द्वारा, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये कर्नवालिस के द्वारा इसका अस्थाई बंदोबस्त था। अब हम लोग यहां से संबंधित सारी जानकारी कलेक्ट कर लिए हैं। चलते हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1940 में जो विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया। तो पहली बात तो बता दूं कि इसका जो आंसर होगा, ये पवनार महाराष्ट्र से होगा। अब हम लोग का तो आंसर आ गया। इसके बारे में आरएनडी कर लेते हैं। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा, ये जो है कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, बट इसके महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, शुरुआत किया गया था, बट इसके प्रथम सत्याग्रही जो है कौन है, विनोबा भावे है प्रथम सत्याग्रही। बीपीएससी अपने पूर्व की परीक्षाओं में जो है इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछा है। जैसे सेकेंड सत्याग्रही कौन है, तो ये जेएल नेहरू है, जेएल नेहरू जी हैं। थर्ड कौन है, जैसे 67 में पूछा था, थर्ड कौन है, तो ब्रह्मदत्त है। क्या है, ब्रह्मदत्त है। तो अब हम लोग इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कहता है, 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये क्वेश्चन मेरा है 53 में कि 1918 में मोंटफोर्ट सुधार है। दोस्तों ये मोंटफोर्ट सुधार नहीं है, वही मोंटफोर्ट मतलब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है। पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष
जिसमें सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू, जयकर, चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। क्या गठन किया आखिर कांग्रेस से एक मतलब मनमुटाव से? ये किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। इसका तो ये आंसर हो गया। चलिए ये आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। ए क्या है? भारत सेवक समाज। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पीवाईक्यू में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि किसके द्वारा किया गया। ये किया गया है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। अब हम लोग ये देख लिए। अब स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी जानते ही हैं 1923 में जो है बनाया गया था। 1923 में किसके द्वारा? तो सी आर दास। सी आर दास, हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। सी आर दास। अब मोतीलाल नेहरू, क्या है? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। अब इसी को क्रम में आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 54 नंबर कहता है कैबिनेट मिशन से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन किसके लिए भारत भेजा गया था? सबसे पहली बात हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें दिया हुआ है, कहता है कि एक राष्ट्रीय सरकार का स्थापना करने के लिए। कभी नहीं दोस्तों, ये कैबिनेट मिशन राष्ट्रीय सरकार का स्थापना करने के लिए कभी नहीं आया था। ठीक है, ये ब्रिटिश शुरुआत में कभी नहीं चाहा कि हम राष्ट्रीय सरकार या नेशनल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिश करें। दूसरा कहता है कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, बिल्कुल सही है। फिर कहता है कि पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यूरो पर काम करने के लिए। कभी नहीं, जिन्ना की मांग का ऐसा कहीं नहीं मांग है कि इसके लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था। अब देखिए 1 और 3 मेरा गलती हो गया, 2 सही है। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या है? 2 है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग जो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस कर रहे हैं, इसका मकसद एक ही है कि हम लोगों के जो पूर्व के परीक्षाओं के जो अनुभव के आधारित पर, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है 15 साल के क्वेश्चन का बीपीएससी का, या यहाँ तक कि 15 साल के यूपीएससी के पेपर का, इस आधार पर मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होता है। आप बीपीएससी का क्वेश्चन को देख लें, चाहे यूपीपीसीएस का क्वेश्चन को देख लें, या यूपीएससी क्वेश्चन को देख लें। अब मैं आज बात करूंगा, आपको दिखाऊंगा प्रूफ में कि किस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि रिपीट क्वेश्चन किस प्रकार से करता है। इसी अब हम देखिए पीवाईक्यू लिखते भी चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें 55 नंबर क्वेश्चन में। अतः इनमें से दोस्तों इसके साथ बता दूं कि आप हमारे YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से इन सभी का PDF एनिमेशन में और जो भी जानकारी हो, पहले जानकारी आपको मिल जाएगी। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे। इनमें से किसने हुमायूं को एक यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया होता तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि देगा। दोस्तों ये बोला गया था किसको? शेर खान के द्वारा। ठीक है, आखिर मैं अब जानना चाहता हूं शेर खान है कौन? ये शेर खान जो है, तो आपको बता दें कि ये शेरशाह सूरी का को नाम दिया गया था। ठीक है, ये शेरशाह सूरी के द्वारा जो है ये बोला गया था कि अगर बंगाल को सौंप देगा। दोस्तों ये तो हो गया मेरा आंसर। अब हम लोग चलते हैं कि अब देखिए सब दूसरी बात, अब अगर हम लोग इसको कॉमन लगा, यदि हम एग्जामिनेशन हॉल में रहें तो आंसर को किस प्रकार से एग्जैक्ट टिक कर पाए, इसके बारे में अब बात करते हैं। अब देखिए जानते हैं हम लोग कि हुमायूं का जो है शेरशाह के साथ कई बार झगड़ा हुआ है। ठीक है, यानी लड़ाई हुआ है। इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि शेरशाह सूरी और हुमायूं का संबंध बन रहा है। ठीक है, बैरम खान जो है अकबर से संबंधित है। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं कभी, ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। दूसरी बात, बहादुर शाह जफर, ये जफर से के बारे में बात कर रहा है। ये बहादुर शाह जो है आपको किस समय का था? ये मुगल का जो है अंतिम बादशाह रहा है। अब अंतिम बादशाह सोच के देखिए कि क्या बात कर, हुमायूं का संबंध कभी मुगल बादशाह से हो सकता है? हुमायूं और कहा अंतिम बादशाह, कभी नहीं। इसीलिए अगर हम टेन्योर के पीछे भी जाएं तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए? शेर खान होना चाहिए। दोस्तों हम लोग ये सीखने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल ऑफ एवरी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 68 से बीपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर दिया पूरी तरीका से, और सब दूसरी बात नेगेटिव मार्किंग ला दिया है, तो इसके लिए प्रीलिम्स टफ होता चला गया है। तो अब हम लोग यूपीएससी के जो मेरा अनुभव है और पीसीएस का जो अनुभव है उस बेसिस पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में ये सबसे पहले कहाँ है ये हम लोग जान लेते हैं। वेयर, तो ये भागलपुर में है। ठीक है,
अब कहता है कि किसके द्वारा स्थापित किया, ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। ये धर्मपाल का संबंध किससे है, ये पाल वंश से है। किससे है, पाल वंश से है। और पाल वंश का मेन कार्य क्षेत्र रहा है बिहार, बिहार रहा है और बंगाल रहा है, ठीक है, बिहार बंगाल रहा है। इसी कारण से बीपीएससी में लगातार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम यदि बता दें इसके लिए जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये 8वीं से 9वीं सदी में इसका स्थापना हुआ था। दूसरा, इसका संस्थापक कौन था, संस्थापक जो है गोपाल है। अब देखिए एक क्वेश्चन से कितनी जानकारी हम लोग को मिल चुका है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर में कहता है इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। दोस्तों देखिए इस प्रश्न को प्रथम बार अगर कोई देखेगा तो कहेगा कि इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आजादी पूर्व या आजादी के बाद। दोस्तों अगर अगर मैं भी एग्जामिनेशन हॉल में रहता तो एक मेरे मन में भी शंका बनता कि क्या आज़ादी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, नहीं की गई है। लेकिन इस आयोग के द्वारा जो है बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर क्या लिया गया, सर जेम्स डेविड शिफ्टन, यानी कि आज़ादी से पूर्व की बात हो रही है, आज़ादी से पूर्व की बात हो रही है। बट हम लोग अगर यदि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, जो बीपीएससी के द्वारा पूर्व की परीक्षा पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि आज़ादी के बाद कौन बना था, इसका नाम है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जयराम दौलत राम दास। दौलत रामदास जो है इनके प्रथम राज्यपाल बने थे। तो चलिए हम लोग के बारे में ये भी जानकारी मिल गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 58 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 58 नंबर में कहता है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन हैं। तो ये इस पुस्तक के लेखक, ये जो है एक पुस्तक है, तो पुस्तक के लेखक कौन है, इनका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका लेखक है। और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम देते हैं कि भविष्य में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग को जानकारी के लिए इस पुस्तक को जो है 1949 में लिखा गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरा 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। तो ये हम लोग जानते हैं कि पादरी की हवेली जो है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। दोस्तों इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरा ये है, ये पादरी की हवेली कहाँ है, ये है आपको पटना सिटी में। कहाँ है, पटना सिटी में। पटना सिटी में कहाँ है, तो ये जो है गुरहट्टा में है। कहाँ है, गुरहट्टा में है। आप लोग जाकर देख भी सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 60 नंबर क्वेश्चन कहता है दिवंगत अभिनेता। दोस्तों हम प्रॉपर इस टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं कि यदि मैं एग्जामिनेशन हॉल में रहता तो कैसे बनाता है, यही माइंडसेट से मैं अभी क्वेश्चन बना रहा हूं। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से जाना जाता है, का जन्म बिहार में किस शहर में हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन को देखने से ही मुझे लगता है कि ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन 67th में आपको पूछ चुका क्वेश्चन है, 67 या 66 में ये पूछ चुका क्वेश्चन, आप लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पीवाईक्यू का एनालिसिस कहता है, पूछा गया क्वेश्चन है अशोक कुमार के बारे में। और इस बार इसके बारे में क्या पूछ लिया कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो ये भागलपुर से है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों आप लोग को इस प्रकार का एनालिसिस जो हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, R&D करते हैं, कैसा लग रहा है, ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके अगर बताएंगे अच्छा लगेगा तो मुझे भी खुशी मिलेगी कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, ये रिसर्च से कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, प्रीलिम्स पास करने में आसानी होगी और आप लोग अधिक से अधिक मार्क्स गेन करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा, दोस्तों युवा योजना, योजना कोई भी हो, योजना स्कीम कोई भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी देखिए यूपीएससी में जो प्री का जो एग्जाम हुआ है 2023 का, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया। यानी ये शुरुआत हुआ था कब और प्रश्न पूछ रहा है अभी, इसका मतलब कोई भी स्कीम्स रेलिवेंट है ऑल टाइम। इसीलिए अब मैं बता दूं युवा के बारे में। युवा का जो है फुल फॉर्म, युवा के बारे में एक दोस्तों, युवा, युवा का मतलब होता है, ये वाई फोर होता है यंग, यंग, ये होता है अपकमिंग, अपकमिंग। यू फोर क्या होता है, अपकमिंग। V4 होता है वर्सटाइल,
क्या होता है, वर्सटाइल। और ए फॉर होता है ऑथर, ऑथर। अब देखिए बताइए, ऑथर से संबंधित है मतलब लेखक से संबंधित है, क्या है। अब हम लोग देखने चलते हैं कि क्या इसका आंसर यदि मैं रहता तो क्या मारता। ऑथर है, ऑथर मतलब लेखक, यानी शिक्षा संबंधित है। क्या इसका लगता है स्वास्थ्य परिवार कल्याण, कभी नहीं होगा। आयुष मंत्रालय स्वास्थ्य है, कभी नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो हम लोगों का कभी गलती नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर में क्या कहता है दोस्तों, करंट का क्वेश्चन। हम लोग अगर रेलिवेंसी नेक्स्ट जो हम लोग का एग्जाम होने वाला है, नेक्स्ट 69th का एग्जाम 30 सितंबर को, अगर उसमें रेलिवेंसी होगा तो मैं जरूर उसमें नोटिस कर दूंगा, आप लोग उसको जरूर R&D करके जाएंगे। कहता है कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश के कितनी भाषाओं में फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया था। दो इसका करंट का है, पूर्ण रूपेण करंट है, इसका कोई रेलिवेंसी नहीं है, इसीलिए आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बट इसका आंसर जो है 576 है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट से 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि एक समिति, समिति दोस्तों ऑल टाइम इंपोर्टेंट है, इसीलिए इसको मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि ये 69th के लिए रेलिवेंट है। कहता है 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किसने किया था। ये साहब हमारे हैं, कौन है, किरीट पारिक समिति है। इसीलिए अब आपका काम है कि आप लोग क्या करेंगे कि इस YouTube इस एनालिसिस को देखते समय आप लोग बताएंगे मुझे कि अरुण गोयल समिति का संबंध किससे है, अब पीके मोहंती का संबंध किससे है। मैं वेट करूंगा, आप इन दोनों का आंसर मुझे सेंड करेंगे कि इसका दोनों का संबंध किससे है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 64 नंबर में। 64 नंबर क्या कहता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर। ये दोस्तों इसका कोई रेलिवेंसी मुझे नहीं दिख रहा है, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। बट इसका आंसर ई ले रहा है आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है कि प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसका आंसर है कहाँ है, ईटानगर। कहाँ है, ईटानगर। अब देखिए मैं बता रहा हूं इसके बारे में, ये क्वेश्चन रेलेवेंट हो या ना हो ये नहीं कह सकते, बट प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उस पर गहन नजर बनाए रखिए, क्योंकि इस बार देख रहे हैं कि यूपीएससी अगेन जो 2023 वाला प्रीलिम्स हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा था केरला से संबंधित कि वहां पर कौन सा एक कौन सा एक एयरपोर्ट है जो क्या कहते हैं पूर्ण रूपेण सोलर एनर्जी से चलने वाला है, सोलर ऊर्जा से चलने वाला है। तो देखिए किस टाइप तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए रेलिवेंसी इस टाइप से क्वेश्चन से बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य फासाई की बात हो रही है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया। दोस्तों ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, करंट में दे दिया है क्योंकि चर्चा का विषय था, बट ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसके रेलिवेंसी सदैव ऑल टाइम बना रहेगा, 69 से लेकर के 70 तक जो भी होगा बना रहेगा इसका। ये क्या क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ये हिमालय याक है, ठीक है, हिमालयी याक है। अब हम लोग आगे चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय, पहला यदि कोई भी हो तो आप लोग इसको सर्च करके जाएंगे, देख के जाएंगे, फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये है दोस्तों श्रीनगर में, ठीक है। ये करंट है, मुझे नहीं लगता इसका कोई रिलेवेंसी होगा नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। 68 नंबर क्या कहता है, कहता है कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसका आंसर गुवाहाटी होगा। ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है दोस्तों, फैक्चुअल नेचर का है, इसका कोई रेलेवेंसी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन बट इस बार जो नेशनल इंस्टीट्यूट का जो रैंकिंग आया है इसका जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। NRF का जो रैंकिंग आया है रिसेंट वाला उसको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा 69th में, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता है 69 नंबर क्वेश्चन में कि 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायु सेना दिवस 80 विमानों के घंटे भर हवाई प्रदर्शन की सर, ये दोस्तों इसका कोई मुझे इंपोर्टेंस नहीं दिख रहा है, बट इसका आंसर सुखना झील है, चंडीगढ़ है। हाँ, ये क्वेश्चन का तो रेलिवेंस नहीं है, बट स्टैटिक पोर्शन से की बात किया जाएगा, स्टैटिक के रूप में बात किया जाएगा, तो इसका ये कह सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सुखना झील के बारे में पीवाईक्यू में कि कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है, इसीलिए इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। डल झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भारत सरकार के पोषण अभियान, दोस्तों देखिए योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषण अभियान। अभी हाल ही में क्या किया गया है कि पोषण अभियान जो है, अभियान 3.0 लॉन्च किया गया है। इसके बारे में सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लोग चेक कर लेंगे। इस तरह से क्या क्या कहता है, वर्ष के महीने में राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। तो ये तो इसका आंसर सितंबर होगा, ठीक है। बट इसका आप लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव जरूर आप लोग सर्च करके जाएंगे, क्योंकि स्कीम है अब पोषण अभियान, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया था। पहले क्या कहते हैं, मिड डे मील स्कीम था, मिड डे मील स्कीम का नाम जो है मिड डे मील स्कीम था, एमडीएम था। अब एमडीएम के स्थान पे क्या दिया गया, पोषण अभियान। तो इसका इसीलिए आप लोग देखे जाएंगे इसका क्या 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 ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चीन के त्योंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन, देखिए हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? दोस्तों इसका मुझे कोई करंट का क्वेश्चन टाइप का पूरा लग रहा है, स्किप कर सकते हैं वर्तमान के लिए, क्योंकि हम लोग को तो अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे आंसर नहीं जानना है, बल्कि नेक्स्ट जो अगले एग्जाम हो इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है इसके लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट, बट इसका आंसर मैं बता दूं आपको, सी आंसर होगा, ठीक है। मैंग टी आंसर है। नेक्स्ट हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा, दोस्तों सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था, इसका आंसर आपको होगा मोना लोआ। अब देखिए हम लोग करंट के माध्यम से किस प्रकार से पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चन को। सो देखिए ये मोना लोआ स्टैटिक के लिए करते हैं, स्टैटिक के लिए। मोना लोआ कहाँ है? ये हवाई द्वीप पे है। ये हवाई द्वीप जो है कहाँ पड़ता है? ये पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है। दूसरी बात, ये किसका अधिकार क्षेत्र में है? यूएसए का अधिकार क्षेत्र में है। चलिए ये मेरा क्लियर हो गया। दूसरा, अब दोस्तों देखिए यदि एग्जामिनेशन हॉल में रहते तो आप आंसर मोना लोआ मारते, सही हो जाता। बट अगर हम रिसर्च करके देखें अदर ऑप्शन को, तो मैं आपको बता दूं कि सी ऑप्शन जो हले अकाला है, ये हले अकाला भी आपको हवाई द्वीप पे पड़ता है। तो अब आप लोग नेक्स्ट के लिए ध्यान रखिएगा, हले अकाला हवाई द्वीप पर ही है, या पूछ देगा हले अकाला द्वीप कहाँ है, तो हवाई द्वीप पर है, ठीक है। अब देखिए माउंट सेंट हेलेंस, ये माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? ये भी आपको यूएसए में है, ये वाशिंगटन में है, ठीक है, वाशिंगटन में है। ये हो गया हम लोग का, तीनों ऑप्शन पे हम लोगों ने एक एक करके बात कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 73 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से हाल ही में उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर प्राइज दिया गया है। तो बुकर प्राइज ये रेलिवेंट कह सकते हैं, क्योंकि अगर इस टाइप से नहीं पूछा गया तो आपको ये लिख देगा क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में 69 के लिए कि डायरेक्ट दे देगा आपको द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लेखक कौन है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसका कौन है, ये स्याहान करुणातिलक है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट 74 नंबर क्या कहता है? कहता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या है? दोस्तों देख इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है करंट में, तो करंट जब भी पढ़िए तो थीम जरूर याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए कि कम से कम आप सही हो जाए। बट इसका आंसर जो है, बट अभी रिसेंट के लिए इस क्वेश्चन का कोई रेलिवेंस नहीं है। हाँ, बट जब थीम का रेलिवेंस होगा इसका आंसर हो जाएगा आपको अंतरिक्ष और निरंतरता। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। इंग्लिश के जो कैंडिडेट्स होंगे, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होंगे, वो जरूर इस प्रश्न को देख लेंगे, और इस प्रश्न को देख करके आंसर किस प्रकार से हम करते हैं, क्योंकि बाइलिंगुअल हम बोलते हैं, तो बाइलिंगुअल के माध्यम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। हम मैक्सिमम टाइम प्रयास रखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में मिक्सड करें, बाइलिंगुअल करके बोले, तो क्योंकि दोनों के लिए लाभ हो जाएगा।
75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 22 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर जानने के तौर पे देखा जाए तो इसका तो आंसर लॉरेंस लिवरमोल नेशनल लेबोरेटरी हो जाएगा। बट हम लोग आंसर सिर्फ नहीं जानते हैं, हम लोग को इससे संबंधित और जानकारी लेना है। पहली जानकारी हम अब स्टडी के तौर पर चल नाभिकीय संलयन। दोस्तों इसका PYQ पूछा गया था नाभिकीय संलयन से बीपीएससी के द्वारा कि नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो ऊर्जा कैसा होता है। ये कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है या अनकंट्रोल होता है, अनकंट्रोल होता है। तो आप लोग को बताना है कमेंट में कि ये जो नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं ये कैसा है, कंट्रोल है या अनकंट्रोल है। मैं आंसर तो दे दूंगा बट आपसे जानना चाहूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरा, अब हम लोग चलते हैं इसका, और दूसरा इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं कि नाभिकीय संलयन के माध्यम से किस प्रकार का जो है परमाणु बम जो बना, किस प्रकार का बम बनाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार का बम बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे चलते हैं। अब एक बात और, एक अगर मान लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ दे कि जिस प्रकार पूछता है कि नासा कहाँ है तो नासा यूएसए में है, उसी प्रकार पूछ दे लॉरेंस लिवरमोल नेशनल लेबोरेटरी कहाँ है तो हम लोग जानने के तौर पे ज्ञान के लिए ये कहाँ है, यूएसए में है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप सच में अगर इस तरीके से क्वेश्चन का एनालिसिस पूरे यूट्यूब में आप मुझे अगर कोई भी किए हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं भी जरूर देखूंगा उनका कि आखिर क्या सच में इस तरीके से करते हैं क्या। अगर नहीं अगर कोई है तो जरूर इसको देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, नेक्स्ट और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए कि इस टाइप से करने से क्या प्रीमियम मार्क्स कितना बढ़ सकता है। नेक्स्ट कहता है कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ ईयर, तो वर्ड ऑफ ईयर से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो ये मैं थीम कह सकता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन थीम बेस्ट है तो थीम नेक्स्ट के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका आंसर की बात किया जाए तो ये क्या है, परमा क्राइसिस। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे मेरा 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने सेनेगल, ये अफ्रीकी देश है सेनेगल, के साथ मिलकर के COP27 दोस्तों VBI COP27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन। देखिए कितना क्वेश्चन यहां से बनेगा। अब सबसे पहली बात, आप COP27 कहां हुआ है साइट, ये जरूर आप जान ले। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहा ये जरूर आप जान ले। ठीक है, दूसरा COP27 में क्या क्या जो टारगेटेड फिक्स किया गया है, टारगेट को लेकर ऑब्जेक्टिव में जरूर जान लीजिएगा। अब कहता है कि इसका आंसर की बात किया जाए तो सेनेगल के साथ मिलकर के कौन किया है, स्पेन। इसका आंसर स्पेन होगा। बट और मैं बात करता हूं इसके विषय में, मुझे याद है कि जब भारत के द्वारा, भारत और फ्रांस के सहयोग से, इंडिया प्लस फ्रांस के सहयोग से जब बनाया गया था, आपको COP21 में ये किया गया था ISA और CDRI। जब ये चीज को डिजर्टिफिकेशन के लिए और सोलर अलायंस के लिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए, तो यूपीएससी से लेकर के सारे स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। अब देखिए, अब इसके लिए COP27 में क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन है, तो फिर से क्या करेगा, ये क्वेश्चन यहां से पूछना शुरू कर देगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। अब देखिए दोस्तों, निहोंसु, यदि मैं एग्जामिनेशन हॉल में रहता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता। हमको सामान्य जानकारी मेरी ये है कि जिसमें सुसु लगा है, नाम भी लगा हुआ है, सुसु टाइप का नाम लगा हुआ है, तो ये जापान का नाम होता है। इसलिए इसका आंसर क्या जाएंगे, चीन में रहता तो हुनचू पिंचू टाइप का नाम रहता है तो ये चीन का हो जाता है, बल्कि सुसु लगा हुआ है तो जापान। इसका आंसर तो मेरा सही हो गया। बट अब हम लोग इसके बारे में और जानकारी आपको दे देते हैं कि PYQ में क्या पूछा था। ये होंसू टाइप, ये निहोंसू टाइप से आपको, ये तो एक हो गया। अब हम लोग जापान से रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं। PYQ में जापान से पूछा गया क्वेश्चन था कि बताइए, अब हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर 4 द्वीप इंपोर्टेंट है, 4 द्वीप इंपोर्टेंट है। ये नॉर्थ टू साउथ हम आपको सजा देते हैं। ये 4 द्वीप कौन सा है, ये पहला है हॉक्काइडो। हॉक्काइडो देखिएगा, इसी में मिल जाएगा नाम। यदि आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े हैं तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर लगा लेते। हॉक्काइडो, होंसू,
शिकोकू, शिकोकू, और क्या है, क्यूसू, क्या है, क्यूसू। अब देखिए दोस्तों, ये तो आप होंसू होंसू देख करके जापान मार दिए, ये तो आपका हुआ नॉर्थ टू साउथ, आपके लिए बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ एडवांस हो गया। दूसरा, बीपीएससी के द्वारा एक बार और पूछा गया था कि इसमें से बताइए चार द्वीप में से एरिया में सबसे ज्यादा एरिया किसका है, मतलब एरिया में जो है सबसे ज्यादा एरिया किसका है, ये है आपको होंसू का, किसका है, होंसू का एरिया है। तो आपको देखिए पीवाईक्यू से कितना फायदा मुझे मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 79 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्विलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का जो है सफलतापूर्वक उपयोग किया है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जाक्सा हो जाएगा, ये जाक्सा हो जाएगा। दोस्तों अब आपको बताना है कि जाक्सा जो है सो किस देश का एजेंसी है, ये जाक्सा किस देश का एजेंसी है, कमेंट में आप जरूर आंसर दें, जाक्सा किस देश का एजेंसी है। दूसरा, नासा कहाँ का है, ये तो जानते हैं यूएसए का है। और दूसरा, सुपार्को, सुपार्को कहाँ का है और जाक्सा कहाँ का है, ये दोनों आंसर मैं आपसे अपेक्षित हूं, आप जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। दूसरा, अब हम लोग आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। अब क्योंकि 69 के लिए पूरे ऊपर वाला क्वेश्चन रेलिवेंट था, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्टिमस। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया कि इसका आंसर ऑप्टिमस हो गया, लेकिन बीपीएससी के द्वारा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जो सऊदी अरब के द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा जो एक रोबोट बनाया गया था, रोबोट बनाया गया था जिस रोबोट का नाम क्या था, सोफिया, सोफिया, इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो रोबोट से संबंधित जो नागरिकता जिसको दिया गया था, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस तरह के से क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए 69 के लिए जो है माइंड में लेके चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है। दोस्तों देखिए ये करंट बेसिस क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन है, बट मैं बता दूं आपको कि इस जगह से मेरा संबंध रहा है बिहार में। ये जगह मैं बता दूं आपको, आंसर तो है कादिराबाद दरभंगा होगा, कादिराबाद दरभंगा होगा, क्योंकि ये जगह जो है रेलवे स्टेशन से, रेलवे स्टेशन के समीप में है और मेरा संबंध रहा है दरभंगा से, तो मैं जानता हूं कि यह बगल में है क्योंकि मैं देखा भी। दूसरा, अब हम लोग चलते ऑप्शन में, क्या सच में ये आंसर हम मारने योग्य थे अगर मुझे जानकारी नहीं। दूसरी बात देखिए जमालपुर, ये जमालपुर दोस्तों दरभंगा में नहीं है, ये जमालपुर कहाँ है, मुंगेर में है। और ये भी क्वेश्चन कैसे मुझे मालूम, तो ये भी क्वेश्चन जमालपुर वाला पीवाईक्यू में है, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन था, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन था कि जहाँ कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो ये जमालपुर में है। दूसरा, ये दिलावरपुर दे करके फंसा रहा है, दिलावरपुर भी दरभंगा में है, कादिराबाद भी दरभंगा में है, बट दिलावरपुर नहीं होगा, कादिराबाद है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जमालपुर मुंगेर, ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 82, 82 नंबर क्वेश्चन ये कहता है मेरा कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। दोस्तों ये तो जानते हैं शिवहर का रहा है, और ये स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन इसीलिए क्योंकि पीवाईक्यू में प्रायः इसकी चर्चा रहती है और इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका प्रायः चर्चा रहता है, इसीलिए इसको आंसर बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2021 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार, अब देखिए यहां पर यह जानकारी मिल गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो का रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है दोस्तों, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ये पीवाईक्यू 66 या 67 में क्वेश्चन में पूछा गया था, कितना है, तो ये मुझे पता है कि 52 है, तो 52 है। अगर इस तरीके से अगर मुझे पता हो पीवाईक्यू का एनालिसिस आपने किया है बहुत अच्छे तरीके से एक एक ऑप्शन पे, तो आप जरूर इसका आंसर बहुत इजीली मार लेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 84 नंबर क्वेश्चन पे। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार
किस खेल को शामिल किया गया है? दोस्तों देखिए, अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में रहता, पहली बार की बात कर रहा है, क्रिकेट तो बहुत चर्चित है, आप जानते हैं, कई सारे क्रिकेटर का नाम भी जानते होंगे, शेफाली वर्मा, अस्मिता मंधाना, जो एक मिताली राज कैप्टन रही है, तो ये तो बहुत पहले से चर्चा में रहा है, तो इसको तो हम नहीं टिक करेंगे। ठीक है, तीरंदाजी, तीरंदाजी में भी जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक में जो है राजस्थान की एक गर्ल्स को कंटिन्यू 2 बार शायद गोल्ड अवार्ड मिला था, तो ये भी तीरंदाजी बहुत पहले चर्चा में। तो पहली बार कौन सा ऐसा होगा जो इसको शामिल करेगा? तो ट्रैक साइकिलिंग होगा। हम लोग अप्रोच करना सीखेंगे कि अप्रोच कैसे किया जाए, और यही आंसर इसका फाइनल है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है 85 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से अगस्त 22 में भौगोलिक जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो अगस्त 22 में जो है आपको मिथिला मखाना को दिया गया है। ये मिथिला मखाना के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है, इसका जो अधिकतम उत्पादन है, ये अधिकतम जो उत्पादन है, ये उत्पादन कहाँ होता है? ये उत्पादन होता है आपको मधुबनी में। कहाँ होता है? मधुबनी में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। अब देखिए सर, आप देख सकते हैं 2022 में यूनेस्को, इसका विकल्प देखिए कैसा आपको लगेगा। ये लंगट सिंह कॉलेज में खबरी बेसाला साहब, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं डाला गया, बल्कि टेंटेटिव साइट में डाला गया है। टेंटेटिव साइट में डाला गया है, तो ये तो नहीं होगा मेरा। दूसरा, बोध गया जो है स्थित ये बोध गया के बारे में हम लोग पीवाईक्यू के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि 2002 में डाला गया था, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। और नालंदा महाविहार को जानते हैं 2016 में डाला गया है। अब बताइए पीवाईक्यू का महत्व कितना है? सो ये करंट के माध्यम से बन जाएगा, टेंटेटिव साइट है, और ये दोनों क्या हो गया, मेरा कट गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कौन बचा? इनमें से कोई नहीं, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते 87 नंबर क्वेश्चन पे। 87 नंबर क्वेश्चन पे 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार। दोस्तों ये मैं लीव कर रहा हूं, ठीक है, स्किप कर रहा हूं, क्योंकि ये करंट, इसका कोई रेलिवेंसी नहीं है 69th के लिए। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसका आंसर वैसे देखा जाए तो आयोग के द्वारा इसका आंसर ई लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्या कहता है? 28 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना है दोस्तों, बिहार का योजना है, रेलिवेंसी नेक्स्ट में कह सकते हैं 69th के लिए जरूरी है। अब कहता है किस स्थान से शुरू किया गया है? ये बोध गया से शुरू किया गया है। ठीक है, अब बोध गया तो जानते ही हैं, गया डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन में। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा किया है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। समान वेतन की बात शुरू तो हो रही है, कम से कम ये BCCI के द्वारा किया गया है। ये BCCI, जब मैं इस न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कम से कम चलो एक बोर्ड के द्वारा, कम से कम गवर्नमेंट नहीं बल्कि बोर्ड के द्वारा इसकी शुरुआत तो कर दी गई है कि पुरुष और महिला के लिए, खिलाड़ियों के लिए समान वेतन, BCCI के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, तेजी से बढ़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण, ये तो आप इतना बार पढ़ चुके हैं जिसका जवाब ही नहीं। 2011 की जनगणना के बिहार का शहरीकरण कितना है? 11.3% है। ठीक है, दूसरा जो बढ़ करके वर्तमान में कितना हो गया है? ये क्वेश्चन सच बताऊं दोस्तों, ये PYQ का क्वेश्चन है, ये 67th में पूछा गया क्वेश्चन है। और उसी क्वेश्चन को अगर आपको ये पता हो फिर भी आंसर लग जाता, ये पता हो फिर भी आंसर लग जाता। तो ये PYQ का जो है इंपॉर्टेंट, इसलिए PYQ करके जाइए, PYQ का बहुत रिलेवेंट है। नेक्स्ट चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 91 नंबर क्वेश्चन कहता है अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? दोस्तों ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत मजा आपको आने वाला है। अब देखते हैं, हम लोग एक एक रिवर पे बात कर लेंगे, क्योंकि BPSC ने एक बार रिवर पूछ चुका है, तो कई बार रिवर के पूछने का पैटर्न रहा है। ऑस्ट्रेलिया से जो रिवर था वो रिवर पूछा हुआ था। ठीक है,
तो इसीलिए हम लोग देखते हैं एक एक रिवर का। इसका आंसर है काबुल नदी। ठीक है, अफगानिस्तान तो वैसे भी काबुल मारेंगे आप। अब देखिए एक एक ऑप्शन ए पर बात, आमू दरिया। ये आमू दरिया को जब हम देखते हैं तो मुझे एक और नाम आता है सिरू दरिया। एक नाम आ जाता है सिरू दरिया, आमू दरिया और सिरू दरिया। ये आमू दरिया सिरू दरिया के बारे में ये जानकारी है कि मध्य एशिया में इसका जो है बेसिन है, मध्य एशिया का बेसिन है। मध्य एशिया में अगर हम देश की बात करें, आपको इसका बेसिन कहाँ का कौन कौन देश में है, तो उज्बेकिस्तान में हो गया, हम आपको शॉर्ट में लिखते हैं, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, दूसरा तुर्क हो गया, तजाकिस्तान हो गया। ठीक है, अब हम देखिए आमू दरिया सिरू दरिया के बारे में एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। इस दोनों नदी का जो मुहाना है, यानी माउथ की बात हो रही है, मुहाना, ये मुहाना अरल सागर में है। कहाँ है दोस्तों? अरल सागर में है, अरल सागर में है, अरल सागर। दोस्तों इसके बारे में अरल सागर संबंधी अगर देखिएगा तो PYQ मेरा था, मेरा प्रॉपर PYQ है। क्यों PYQ है मैं कहूंगा, तो ये PYQ इसलिए क्योंकि यूपीएससी में अरल सागर से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा झील है जो अपने क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन यह, क्योंकि मैंने विकिपीडिया किया हुआ था तो मेरा ये सही हो जाएगा यहाँ से। दूसरा हेलमंद के बारे में बता रहे हैं, हेलमंद नदी कहाँ पे है आखिर? हेलमंद नदी भी अफगानिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है, अफगानिस्तान में ही नदी है। चलिए दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोग, एक क्वेश्चन के माध्यम से कितनी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 92 नंबर क्या है मेरा क्वेश्चन कहता है, 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जो 1973 में शुरू किया गया था। दोस्तों ये प्रोजेक्ट टाइगर है। ये EVS टाइप का क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहां से आप जानकारी ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरा कि क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, क्या है ट्रोपोस्फेयर के बारे में कौन सा है। अब इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं। अब इससे संबंधित अगर मैं आपको जानकारी दे दूं, थोड़ा सा जानकारी मैं दे देना चाहता हूं आपको ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड। यहां पर एक ट्रोपो, इसको लेयर बना लेते हैं वायुमंडल का, ट्रोपोस्फेयर, स्टेरियोस्फेयर, हम लीक पहले कर लेते हैं। ये हो गया दोस्तों ट्रोपोस्फेयर, ये हो गया स्टेरियोस्फेयर, ये हो गया दोस्तों मीजोस्फेयर, ये हो गया दोस्तों आयोनोस्फेयर, ये हो गया आप दोस्तों एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नीचे वाले ट्रोपोस्फेयर का प्रॉपर्टीज क्या कहता है। प्रॉपर्टीज बता देंगे तो ये आंसर बहुत इजीली कर लेंगे। इसमें क्या होता है, प्रेशर जब ऊपर बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, प्रेशर घटता है, और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर भी घटता है, दोनों घटता है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो सेकंड वाला में भी क्या होगा, सेकंड ऊपर तक में कि प्रेशर घटेगा बट टेम्परेचर क्या होगा, यहां पे बढ़ेगा। जस्ट अपोजिट यहां टेम्परेचर क्या होगा, फिर से घटेगा, फिर से यहां टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, यहां टेम्परेचर घटेगा। इस तरीके से है, बट प्रेशर सभी में घटता है। अब देखिए प्रश्न को बनाइए आप, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत, दोस्तों अभी जस्ट मैंने पढ़ा है सबसे ऊपरी परत कौन सा है, एक्सोस्फीयर है। तो ये तो ऑलरेडी मेरा गलत हो गया, यहाँ ऊपरी नहीं होता बल्कि निचली होता। ठीक है, ये मेरा गलती हो गया। इस तरीके से इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। दोस्तों अभी जस्ट मैंने देखा नीचे में क्या घटता है, ये क्या है, घटता है। ये भी मेरा गलती हो गया। नेक्स्ट, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, बिल्कुल सही है 13, क्योंकि बुक्स में 13 किलोमीटर के बारे में लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ये सही है। अब देखिए दो गलती हो गया। अब कहता है इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर सी होना चाहिए। अब इस तरीके से हम लोग रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट आता है पेंजिनिया के बारे में। पेंजिनिया, पेंजिनिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। दोस्तों देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये मेरा एक क्षेत्र हो गया, ठीक है, अब क्षेत्र हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अगर बीच से उसको डिवाइड कर देते हैं, इस पार्ट को हम नॉर्थ डायरेक्शन में ले जाते हैं, इस पार्ट को हम साउथ डायरेक्शन में। अगर पेंजिनिया है पूरा क्षेत्र, तो हम नॉर्थ वाला को क्या बोलते हैं, लॉरेंसिया बोलते हैं, लॉरेंसिया बोलते हैं। ठीक है, अब नीचे वाले को क्या बोलते हैं, गोंडवाना बोलते हैं, गोंडवाना बोलते हैं, गोंडवाना लैंड बोलते हैं। अब देखिए, अब आंसर बनाइए आप। कहता कि दक्षिणी वाला, तो गोंडवाना आंसर मेरा मिल गया। अब साथ ही साथ आप ये भी जान लिए कि लॉरेंसिया जो है ये आपको नॉर्थ वाला पार्ट है। अब पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन तो अलग है, पैसिफिक ओशन तो बीच में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता है मेरा
कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि 95 नंबर, 95 में क्या कहता है कोई कि आर्कटिक, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर इसको ले ले एक प्रकार से, ये क्षेत्र बना ले, तो हम लोग जानते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल हो गया, तो नॉर्थ पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कटिक बोलते हैं, और साउथ पोल को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका बोलते हैं। अब देखिए, अगर देखा जाए तो हमको इतना बेसिक नॉलेज से मेरा आंसर आ गया था, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आ गया, हो गया। अब दोस्तों देखिए, अगर थोड़ा सा भी हम ये कितना ऑप्शन कैसा दे रहा है, सहारा रेगिस्तान कहाँ है, तो जानते हैं अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। ये अमेजन बेसिन कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। तो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा साहब। अब और इजी मेरा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट क्या कहता है मेरा, नेक्स्ट कहता है 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 96 नंबर कहता है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। दोस्तों देखिए, अगर इस तरीके से मैं अगर मैप बना लूं, तो हम लोग थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए, इससे इजी होगा समझने में। दोस्तों ये म्यांमार का पार्ट हो गया, ठीक है। ये जो मेरा ऊपर वाला पार्ट सबसे ऊपर में है, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अरुणाचल हो गया, अरु। ये नागालैंड हो गया, ये क्या हो जाएगा उसके नीचे, ये मणिपुर हो जाएगा, ये उसके नीचे क्या हो जाएगा, मिजो हो जाएगा। अब देखिए, अब इस तरीके से सीक्वेंस बनाइए, अब फिर आंसर मारने की कोशिश कीजिए, कितना इजी क्वेश्चन है। और इस प्रकार से पीवाईक्यू में हम तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं कि बीपीएससी ने इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया पूर्व में भी। नेपाल से बिहार का कौन सा जिला टच करता है, या पाकिस्तान से कौन सा टच करता है, भारत का कौन सा राज्य टच करता है, या चीन से कौन सा टच करता है, भूटान से कौन सा करता है, या बांग्लादेश से। अगर एक क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप आज ही क्या करेंगे, इस सारे जो बाउंड्रीज एरिया है भारत का, आप लोग विकिपीडिया करके चेक कर लेंगे। इसका आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट मेरा है 97 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 97 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे मतलब मैरीन जो है बायोडायवर्सिटी की बात कर रहा है, जिसमें ज्वारनात्मुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल, मैंग्रोव। अब दोस्तों देखिए, के साथ 21 द्वीप शामिल है। दोस्तों मैं इसका आंसर बताने से पहले मैं कुछ बात करता हूं कि इसको हटाना सीखते हैं, हाउ टू अप्रोच, कैसे अप्रोच करना चाहिए यूपीएससी के जैसे, क्योंकि यूपीएससी अब बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब हम लोग इस माध्यम से देखते हैं। सबसे पहली बात, प्रवाल होना चाहिए। हम जो मेरा बेसिक नॉलेज कहता है, प्रवाल, प्रवाल वही होता है जहां पर कोई नदी का मुहाना नहीं होना चाहिए, नदी का मुहाना नहीं होना चाहिए। अब देखिए सुंदरबन को, सुंदरबन जानते हैं एक डेल्टा के नाम से फेमस है, ये डेल्टा है। डेल्टा भाई साहब बना कैसे, ये नदी के मुहाना से। क्यों, कौन नदी का मुहाना से, तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा नदी के मुहाना से। तो प्रवाल भित्ति तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में होगा ही नहीं, एक में रहा तो अवसर कैसे ही कट गया। अब आते हैं ए और बी। अब देखिए नंदा देवी, अब हम आपको बात करते हैं मैंग्रोव के बारे में। ये मैंग्रोव जो है, क्या ये मैंग्रोव और समुद्र तट, ये नंदा देवी समुद्र तट है। ये नंदा देवी कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड में कहाँ समुद्र तट है, उत्तराखंड ऊपर में हो गया और समुद्र तट नीचे से वो स्टार्ट होता है। ऑलरेडी ये प्रश्न भी कट जाएगा। और मैंग्रोव में भी तटीय इलाका, तो ये भी कट। अब आता है एक तटीय मन्नार जो है खाड़ी, मन्नार खाड़ी कहाँ पे है, नीचे में तमिलनाडु के पास है, ठीक है, तमिलनाडु के पास है। अब देखिए सारे चीज मिल जाएगा, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व से, मैंग्रोव भी मिल रहा है, समुद्री तट भी मिल रहा है, ज्वारनात्मक भी, बिल्कुल सही है, सारा चीज मिल रहा है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर ए होगा। चलते हैं हम आगे, इसका आंसर क्या होगा 98 का। 98 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। और दोस्तों मैं इसके बारे में एक बात और बता दूं कि पीवाईक्यू में एक बार बीपीएससी पूछा हुआ है, जो मैं याद कर पा रहा हूं एकाएक, कि ये बीपीएससी पूछा हुआ था 64 से लेकर के 66 के बीच में। देखिएगा पूछा हुआ था कहां पर जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता है, प्रवाल भित्ति कहां नहीं पाया जाता, ठीक है। तो वहां पर एक ऑप्शन लिया था खंभात की खाड़ी, केम्बे ऑप्शन में लिखा हुआ था केम्बे की खाड़ी। क्यों आप बताइए, क्यों ये आंसर लिया था केम्बे की खाड़ी, क्यों लिया था आंसर ये,
प्रश्न था कि नहीं पाया जाता प्रबालभिति। आखिर खंभे की खाड़ी, इसीलिए खंभे की खाड़ी को ही खंभात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंभात बोलते हैं। और खंभात में कहा मुहाना किसका है? आप जानते हैं, नर्मदा और ताप्ती का। ठीक है, इसी कारण से जो मैं ट्रिक्स बताया, देखिए कितना इजी ट्रिक्स बताया हूं जो आपको कभी नहीं भूलेंगे कि नदी का मुहाना है, इसीलिए वहां पर मैं प्रबल भित्ति नहीं पाया जाएगा। और देखिए PYQ के माध्यम से ये भी सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट कहता है कि कोपेन के अनुसार, दोस्तों ये भी क्वेश्चन कोपेन से क्वेश्चन आ चुका है PYQ में, आप जरूर किए हैं। ये 63rd का क्वेश्चन है कि वर्गीकरण उत्तर प्रदेश और बिहार, वहां उत्तर प्रदेश तो नहीं लिखा हुआ था, बिहार लिखा हुआ था। बिहार किस जलवायु प्रदेश में? CWG। इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुद्री सीमा, क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील, नॉटिकल मील समुद्र की ओर फैली हुई है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं सच पूछ बताऊं तो आपको UPSC प्री का क्वेश्चन है, और ये आपको शायद 2019 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है प्री में। और पूछा गया था कि एक्सक्लूसिव EEZ मतलब इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के बारे में पूछा गया था, कितना है? तो अब इसके बारे में जब ये जानकारी मिलेगा, 212 नॉटिकल मील है, तो अब इसी संबंधित, इसी में आप जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि क्षेत्रीय सीमा कहाँ है, 12 नॉटिकल मील है। ठीक है, ये PYQ का से संबंधित आप, और BPSC में शायद पूछा हुआ है जहां तक कि मुझे कुछ याद आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों ये मेरा आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये सीरीज किस टाइप से बन रहा है, इसमें क्या और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहिए, क्या एक एक ऑप्शन पे बातचीत करने से आपको कितना फायदा मिल रहा है, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे अच्छा लगेगा और मैं और इस पर और एनालिसिस रिसर्च करूंगा और आपके लिए फायदे बनाऊंगा, जिससे आपका जो हम लोग का जो टारगेट है, जो एक 120 प्लस का टारगेट है, वो टारगेट इजीली अचीव हो जाए। ठीक है, दूसरी बात कि हम लोग का प्री, क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान दौर ऐसा परिदृश्य चल रहा है कि मुझे लग रहा है कि UPSC से लेकर के स्टेट PCS में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत ही टफ हो गया है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट को मेंस की तैयारी तो करनी ही चाहिए, बट प्रीलिम्स निकालने का तजुर्बा ढूंढना चाहिए कि कैसे निकाला जाए। और इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए अपने PYQ के क्वेश्चन को, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। आप तैयारी करते तो PYQ जितना बेहतरीन करेंगे, आपकी सफलता का रेट उतना ही ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट, भारत, लास्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी जो है कोयले के भंडार से समृद्ध है? दोस्तों अब इसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको, ये इसमें आपको बहुत इजीली आंसर आ जाएगा इसका। इसके बारे में ये है कि ये है मेरा कोयला। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि दामोदर नदी घाटी को हम लोग क्या बोलते हैं भारत में? रूढ़ प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, रूढ़ प्रदेश क्यों बोलते हैं? कोयला के लिए। दूसरी बात, अब ये बताइए झारखंड का क्षेत्र है, ये कहाँ का है? हम एरिया वाइज देखते हैं, जिससे क्या होगा, एरिया अगर मेरा समझ में आएगा तो हम लोग बहुत इजीली इसको क्या कर पाएंगे, आंसर शायद फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये मेरा क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये झारखंड भी हो गया। सोन नदी जो है आपको इधर से दक्षिण से होते हुए अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, एक इधर चला गया, एक ऊपर चला गया, और एक इधर आ गया। मतलब एक पश्चिम दिशा में बहा, उसका नाम नर्मदा, जो बंगाल की खाड़ी में गिरी उसका नाम महानदी, और यहां ऊपर गया उसका नाम सोन। अब बताइए कि ये 3 नदी, अब देखिए अब एग्जाम्पल में कि क्षेत्र कहाँ है, अमरकंटक है कहाँ? अमरकंटक जानते हैं कि सतपुड़ा का जो पूर्वी एरिया है, सतपुड़ा जो रेंज है उसका पूर्वी क्षेत्र, मतलब मैकाल, क्या की बात कर रहे हैं, मैकाल जो है रेंज, मैकाल रेंज का जो है ये अमरकंटक है, मैकाल रेंज में। और यहीं पर जो है जब MP से होते हुए जाएगा तो मध्य प्रदेश से अगर होते हुए अगर कोई एरिया जाता है तो छत्तीसगढ़ होते हुए महानदी का स्रोत उड़ीसा भी हो जाएगा, और समथिंग बाद झारखंड। इस आधार पर ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लिया जाए सोन नदी कैसे होगा, सोन नदी भी निकलती है ऊपर की ओर, और अमरकंटक से निकलते हुए कहाँ जाती है, छत्तीसगढ़ झारखंड होते हुए बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। अब गंगा नदी में मिल जाती है तो इसीलिए इसका आंसर ये, इसीलिए तीनों के बेसिस पर मैं कह सकता हूं इसका आंसर डी होगा, एक से अधिक। ठीक है, तो ये मेरा दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है।
उम्मीद है आपको ये मेरा जो R&D और जो पोस्टमार्टम क्वेश्चन का कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा। यहाँ तक साथ बने रहने और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही अगले सेशन में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उससे अपना कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि हम आप सभी के लिए तैयारी में सहायक बन सकें। जय हिंद।